Hi Nikhil, welcome you to Vigyan Bharat. Today we are going to discuss the fourth lecture in the sequence and series. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है. लास्ट लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिया है व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उससे पहले व्हाट इज़ द सीक्वेंस, व्हाट इज़ सीरीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन. एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन डिटेल. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर डायरेक्टली, आप पहले वाले सारे वीडियोज़ को एक बार देख लें इस लेक्चर पे आने से. तो डिस्कस करते हैं आज के टाइटल को, आज के लेक्चर के. तो हमें क्या पढ़ना है आज? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हियर इट इज रिटन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट जिसको हम जीपी भी बोलते हैं. तो इसको देखते हैं फटाफट से क्या चीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्या डिफरेंस है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो इस सबको देखने की कोशिश करते हैं. Let me find some space. Just a second. Was covered in the last lecture. Yeah. So let us begin today's lecture. यहाँ पे एक स्टार्टिंग में मैंने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत एकदम एक्सप्लेन किया सिंपल तरीके से कि क्या है इन दोनों में अंतर क्या है. तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको हम एपी बोल रहे थे. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? एक सीक्वेंस थी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाज अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म. कैसी सीक्वेंस थी? A1 A2 A3 टिल AN, जहाँ पे हर अगली टर्म हमें कैसे मिलती है? पिछली वाली टर्म में कुछ क्वांटिटी ऐड करके. दैट इज क्लियर? गुड. तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेशन था, हमने जो पहले ऑपरेशन क्या था, दो टर्म्स के बीच में ऑपरेशन क्या था, जो क्वांटिटी ऐड हो रही है, एडिशन का. अब यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें हम क्या देखेंगे कि अगेन हमारे पास एक सीक्वेंस है. आइडिया सेम है अभी भी क्या है हमारे पास? एक सीक्वेंस है. इसको मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर दूं ताकि आप लोग समझ जाएं. लेट मी जस्ट इरेज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इवन दिस इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन. ओके. तो जीपी क्या है? अगेन एक सीक्वेंस है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ खासियत है सीक्वेंस की कि जो हर टर्म है, हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म में कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है. लेट मी रिपीट अगेन. हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म में कुछ नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद, स्केलर मतलब जस्ट कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, क्वांटिटी बोल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम हर अगली टर्म को ऑब्टेन करते हैं. तो यहाँ पे देखो, हमारी ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं. सेकेंड टर्म क्या है? पहली वाली टर्म में हमने इससे मल्टीप्लाई किया है आर से. थर्ड टर्म क्या है? जो सेकंड टर्म है इसमें हमने क्या किया है, एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है जिसको हम आर बोल रहे हैं. तो ये क्या हो गया? ए आर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है कि हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म में क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रही है. जो क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो. व्हाट वी से? कॉमन रेशियो. अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कॉमन रेशियो क्यों कहते हैं इसको. अगर आप देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म. नाउ आई आस्क यू व्हाट इज दिस टर्म. दिस इज दिस nth टर्म और n-1th टर्म. पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है. ये nth टर्म है, n-1th टर्म है इस जीपी की. So n-1. It is nth term, it's not actually n-1. Let me explain why. Because if you see, यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, जो पहली टर्म है वो खाली क्या है? a. उसमें Yes, sir. a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a into r to the power 0, where of course Yes, sir. r is some non-zero quantity. Yes, sir. If r is non-zero, then r to the power 0 is 1. ये तो हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ये 1 कैसे Yes, है? sir. 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 1.
इसको मैं लिख सकता हूँ r, और जो नीचे है -1 वो यहाँ आएगा, वो कैंसिल होके फिर से दैट रिजल्ट्स इनटू 1। Yes, sir. क्लियर? तो Yes, sir. ये हमने पढ़ा है, रूल आपने पढ़ा हुआ है कि a⁻0 इज 1 फॉर a नॉन जीरो। तो यहाँ पे ये a के साथ हमने क्या किया है, 1 का जो 1 मतलब a से 1, a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज सेम एज a, तो 1 को मैंने लिख दिया r⁻0। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी टर्म क्या है, a r⁻1। मतलब देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। Six. जब Yes, सेकंड sir. टर्म है तो r की पावर कितनी है, एक कम। r की Yes, sir. पावर क्या है, एक कम है। तो एक- यहाँ पे r की पावर क्या है, n-1। तो एक्चुअल में जो टर्म है ये nth पोजीशन पे है। उस पैटर्न को Okay, अगर sir. फॉलो करोगे, उस पैटर्न से देखोगे तो। Okay, sir. क्लियर? मैं इसको Yes, समझाता sir. हूँ और एक एग्जांपल लेते हैं, तब बेटर क्लियर होगा। कुछ इसको पर्टिकुलर n को चूज कर लेते हैं। सपोज हम एक n को एक वैल्यू दे देते हैं, कुछ पर्टिकुलर, यू गिव मी एनी वैल्यू ऑफ n, सम फाइनाइट, n इज सम नेचुरल नंबर, तो एक मेरे को वैल्यू दो n की। 15. वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब छोटी दो ताकि मैं उसको लिख के दिखा सकता हूँ, अदरवाइज आई हैव टू राइट 15 8. ओके, यू चूज n टू बी 8। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं n को 8 तक वैरी कराऊंगा तो पहली टर्म तो a है, Yes, sir. these are separated by commas, these are commas, okay? Yes, sir. दिस विल बी माई लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म होगी उस सीक्वेंस की। क्यों? क्योंकि आखिरी में क्या होता है, n-1। n क्या लिया है आपने, 8, 8 - 1 इज 7. तो मेरी r की पावर कहाँ तक जाएगी, 7. 7 तक जाएगी, लेकिन टोटल टर्म्स कितनी है, 8. बिकॉज यहाँ पे r की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में। तो ये r की Okay, sir. पावर 1 से लेके 7 तक तो आपको ऐसे दिख रही है, और एक स्टार्टिंग में एक और टर्म है। तो ये तो क्या है, पहली एक टर्म हो गई, और ये वाली सारी मिला के कितनी होंगी, ये वाली टोटल 7। 7. तो 1 + 7 कितनी होगी, 8. तो Okay, sir. क्लियर कि टोटल टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, कि जितना r की एक्सपोनेंट है लास्ट में उससे एक ऐड करोगे तो वो टोटल टर्म्स मिल जाएंगे Okay, sir. उस सीक्वेंस की। और ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हर टर्म पिछली वाली टर्म से कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके हम ऑब्टेन करते हैं। जो नॉन जीरो Yes, sir. क्वांटिटी मल्टीप्लाई हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज अब आप देखो यहाँ पे रेशो का मतलब क्या होता है, कोई भी जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो दे हैव सम, उसमें जो आंसर आएगा दैट इज दे हैव सम रेशो इन दैट। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूं, नॉट सॉरी उल्टा बोल दिया, सेकंड को फर्स्ट से करना पड़ेगा। द रीजन इज इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम क्या कर रहे थे, आगे वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को घटा रहे थे। Yes, sir. an यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन था ना, an minus 1 is d, that should hold for every n in the AP, Yes, sir. for every n of course greater than equal to 2 because there is n-1 and हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है इसलिए। क्लियर? तो ये हमेशा होल्ड कर रहा था वहाँ पे। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होगा, हम वो रेशो को चेक करेंगे। हम क्या चेक करने वाले हैं अभी, रेशो को। Ratio. मतलब अगले वाली टर्म को मैं पिछले वाली टर्म से डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा कि वो रेशो में से सेम आ रहा है नहीं। सेकंड टर्म क्या है, ए आर, इसको मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिल गया मेरे को, आर। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से फिर डिवाइड आ जाएगा. फिर से क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, आर की एक पावर बचेगी मतलब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आर। तो हर सक्सेसिव दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा रेशो क्या है, बराबर है। तो इसकी वजह से जो ये क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इसका नाम क्या पड़ा, कॉमन रेशो। क्योंकि ये रेशो बराबर है, मतलब ये क्वांटिटी थ्रू आउट बराबर है हर टर्म में, दो लगातार टर्म्स में। Yes, sir. तो क्लियर है कॉमन रेशो क्यों कहते हैं इसको? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड इनटू द लेक्चर। तो ऐसे टाइप की
sequence को remember it's a sequence again, I repeat, but it is a sequence. AP is also a sequence, GP is also a sequence. Both the sequence have some special properties. Clear? यहाँ पे Yes, क्या sir. प्रॉपर्टी है कि हमेशा कॉमन रेशियो बराबर रहेगा, वहां पे क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा. ओके सर. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया कि जीपी भी सीक्वेंस है. अब दैट सीक्वेंस, नाउ नेचुरल क्वेश्चन इज कि ये सीक्वेंस फाइनाइट है इनफाइनाइट है. इट कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ. मैंने समझाने के लिए भी फाइनाइट लिया है, बट जीपी कैन बी ईदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है. क्लियर? अगर इनफाइनाइट लोगे तो जो हमने ऊपर ये सीक्वेंस लिखी है ये कैसी दिखेगी फिर? इसकी अगली भी टर्म आएगी यहाँ पे ए आर. इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए आर इंडेक्स बढ़ेगा ना, पावर बढ़ेगी, ऐड होगी पावर. यस सर. एन. तो यस सर. उसके अगली क्या होगी? ए आर एन प्लस वन. अच्छा ओके सर. ये चलती जाएगी ना इसी से. सर मैं कुछ और सोच रहा था. क्लियर है? आर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर की एक एक एक्सपोनेंट बढ़ती जाती है ना स्टेज. यस सर. यस तो सर. ये क्या हो जाएगी? ये जीपी इनफाइनाइट हो जाएगी. यस सर. अभी ये देखो, मैंने नीचे यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, टोटल टर्म्स को एक्सप्लेन किया है कि हम टोटल टर्म्स को कैसे देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी मैं पहले सोच रहा था एन की जगह इन्फिनाइट वाला सिंबल आ जाएगा. नहीं, उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसका कुछ रीजन है. क्लियर यहाँ तक? यस सर. तो ये हमने पढ़ लिया. ये ऑब्जर्वेशन भी वही चीज़ है जो मैंने लिखा है. अब एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख लो. 2, 6, 18, 54. यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है. 6 का मतलब क्या है? सेकंड टर्म है. 18 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म है. वो यस सारी सर. टर्म्स वो डिनोट किया है ए आर या स्क्वेयर. अब यहाँ पे यहाँ से मेरा ए ये हो गया, ए इक्वल टू 2. ए आर 6 के बराबर हो गया कंपैरिजन से. यस सर. ए की वैल्यू Yes, तुम्हें sir. ऑलरेडी पता है, उसका सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर आ जाएगा. ए और आर को यूज करके मैंने फॉर्मूले में डाल के थर्ड टर्म निकाली. ए भी रख दिया, आर भी रख दिया. ये थर्ड टर्म है ना, ये वाली. ये कौन सी टर्म है? ये थर्ड टर्म. क्योंकि आर की एक एक्सपोनेंट कम है, तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर. यस सर. शुरुआत ही ए से हो रही है. हाँ, तो मतलब आर की पावर से याद रखोगे ना कौन सी टर्म है, वो कह रहा हूँ. ए तो हमेशा आएगा. अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द Yes, sir, 10 yes, टर्म, sir. फाइंड द 10 एन टर्म टर्म. ऑफ द जीपी, तो कैसे निकालोगे इस चीज को? सर 10 तक है तो हम 9 तक इसका सीक्वेंस बनाएंगे. देन हम मतलब 10 टर्म कैसी दिखेगी हमें? ए ए आर 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 स्क्वायर 10 माइनस 1. यस सर. यही होगी ना. तो फॉर्मूला क्या बना? ए Yes, sir. आर 9. यस सर. ए पता है, आर पता है. ए क्या है? 2. यहाँ पे ना 2. हीरा. आर क्या है? 3. 3. मतलब जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना है, बहुत बड़ा आंसर है वो. जस्ट क्लियर है? यस तो ये सर. जो आंसर आएगा वो तुम्हारे 10 टर्म होगी उस जीपी की. ओके सर. क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे. सर एक मिनट. ए 2 कैसे आया? मतलब एक मिनट. शुरुआत ए की 2 से. एक मिनट दोबारा देखते हैं, एक सेकंड, क्या डाउट है? सर. मैं कंफ्यूज हो गया कि ए की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है इस वाले, इसमें भी जीपी में भी. हाँ, वो एग्जाम्पल ऐसा कंस्ट्रक्ट किया ना हमने. जो पहली टर्म है वो ए के बराबर होती है. फिर ठीक है सर. मेरे को लगा आपने कोई नया सीक्वेंस लिया और उसमें वैल्यू में सोचा कि 2 कैसे आ गई. वो मैंने यूज Sorry. किया ऊपर से, वहां से उसकी वैल्यू हाँ बनी. हाँ नया समझ गया सर. समझ गया. समझ गया. क्लियर? ओके. यस सर. तो अभी हम आगे चलते हैं. हम कह रहे हैं कि हमें अब एक चीज़ डिफाइन करनी है. यहाँ पे हमने इतना ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया. मैं इसको फटाफट से रिवाइज कर दूँ. जीपी क्या है? इस टाइप की सीक्वेंस है. हर अगली टर्म पिछली वाली में कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर मिलती है. दैट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. इधर फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी. तो अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था एपी के केस में कि nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या पढ़ा था? nth टर्म ऑफ एन तो एपी. यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? हम जनरल टर्म. क्या बोलते हैं?
जनरल टर्म टर्म ऑफ अ जीपी। किसकी? जीपी की। मतलब तुम मेरे से, जैसे मैंने तुम्हें 10 टर्म बोला, ऐसे तुम कोई भी टर्म में से पूछ सकते हो, यस सर। उसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो उसका क्या फॉर्मूला है? अब मैं उसको एन से डिनोट कर रहा हूँ फिर से। एन क्या है? इंडेक्स। मतलब समझो यहाँ पे देखो, एक चीज़ और समझनी है तुम्हें। मैंने वो लिखा नहीं है पर वो अंडरस्टूड है, मतलब उसको मैं बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो इन जनरल होल्ड करेगा। किसी टर्म को हम उसके इंडेक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है पहले जब सीक्वेंस डिफाइन किया था। ये पहली टर्म है तो इसको मैं A1 भी बोल सकता हूँ, इसको मैं A2 भी बोल सकता हूँ, इसको मैं A3 भी बोल सकता हूँ। वो इंडेक्स क्या यस सर। बताता है? उस टर्म की पोजीशन। उसकी यस सर। वैल्यू ए और आर की टर्म्स में वो एक अलग चीज़ है, पर मैं उस सबस्क्रिप्ट से नीचे जो लिखा है मैंने, वो क्या बता रहा है? उसका पोजीशन। पोजीशन। क्लियर? यस सर। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिख रहा हूँ जिसको मैं ए एन, तो मतलब ये कौन सी पोजीशन पे? nth पोजीशन पे। या फिर एन, तो मैं इसको nth टर्म भी बोल सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यू कैन से इट एज nth टर्म। nth टर्म किसकी? ऑफ द जीपी। यस सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये उस ऑब्जर्वेशन से डिफाइन होगी जो तुमने, अगर ऊपर इतनी हमने जो कैलकुलेशन करी है, अगर वो तुम्हें, अगर वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है, हर बार जब भी मैं तुमसे कोई टर्म पूछता हूँ उसमें आर की एक पावर कम होती है उससे। यस सर। ए तो आता ही है, लेकिन आर की एक पावर क्या होती है? कम होती है। जैसे मैंने यहाँ तुमसे ए आर 10 पूछा था, क्या पूछा था? AR10। लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो आर की पावर कितनी मिली हमें? नहीं। तो अगर मैं nth टर्म पूछ रहा हूँ तो आर की पावर क्या होगी? -1 मतलब कि n-1 एक कम हो जाएगी ना, जितनी मैं पूछता हूँ उससे तुम क्या कर देते हो? एक कम। फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला। ओ अच्छा, हो गया। क्लियर? यस सर। तो बना मतलब कि an है वो वैल्यू, एंड AR n-1 भी वही वैल्यू, बस उसमें वो टोटल टर्म्स में से बस एक माइनस कर ले रहे हैं। वो हम उसको मतलब ये हमने ऐसे बोला कि जो भी हम कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, जीपी की, तो उसमें क्या आता है? ए आता है और आर आता है, दो ही चीज़ आती हैं। लेकिन जो आर की पावर होती है, जो टर्म तुम कैलकुलेट करना चाहते हो, उससे हमेशा एक कम में एन, उसकी जो पावर है वो एक कम रहती है। यस सर। वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस ऑब्जर्वेशन से मैंने बोला कि अगर मैं कोई भी एन तुम मेरे से मांगो कि मेरे को सपोज 28 टर्म बताओ, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? ए तो आएगा ही साथ में। यस सर। और मैंने आर को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा मेरे को, तब वो 28 टर्म तक पहुंचा हूँ मैं। तो वो जो यस सर। 19 है वो कैसे 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना उसको मैं। यस सर। यस सर। तो LHS इक्वल टू RHS वाली चीज़ है यहाँ तो, मतलब ऐसा ही कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ये है कि तुम एक चीज़ ये सर देखो, फॉर्मूला के हिसाब से लाइक AN इज इक्वल टू AR n-1। वो कैसे बना है मैं वही तो समझा रहा हूँ इन देर से कि ये सब वो समझ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने जनरल टर्म पढ़ लिया। यस सर। एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ओके, अब ये आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है तुम्हें। मैंने अभी आर पॉजिटिव लिया है, आर में भी नेगेटिव ऑल्सो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्ट अ जीपी विद ए इक्वल टू से 3 एंड आर इक्वल्स टू -2। ये तो मैंने दे दिया। तो जीपी क्या होती है मेरी? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, चलती जा रही है ऐसे। ए तो एज इट इज हो Yes, गया। sir. ए आर क्या होगा? 3 इंटू -2। -2. अगला क्या होगा? 3 Yes, इंटू sir. -2 का स्क्वायर। 2. उससे अगली Yes, टर्म sir. क्या होगी? 3 इंटू Eh, Cube. -2 का क्यूब। क्लियर? Yes, sir. ये होगा ना, एंड सो ऑन। अगर इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लें तो पहला क्या है? 3, अगला क्या है? -6, अगला क्या है? 12, फिर अगला क्या है? -24। ऐसे चलता जा रहा है। Yes, sir. तो तुम्हें वो, ये तो मैंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दिया कि ऐसे बनाओ। अगर वो तुम्हें ये दे देता
और तुमसे पूछता कि वेदर इट्स अ जीपी और नॉट, तो वो फिर फाइनाइट तक देगा, वो इनफाइनाइट नहीं देगा जब वेरीफाई करने के लिए कहेगा, क्योंकि तुम इनफाइनाइट तक वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो क्या कहेगा, कुछ फाइनाइट टर्म्स देगा उसकी, और पूछेगा कि ये जीपी फॉर्म कर रही है नहीं। तो हर स्टेज पे, हर सक्सेसिव स्टेज पे अगले वाली टर्म को पिछली वाली से डिवाइड करना है, और अगर वो कॉमन रेशियो थ्रू आउट सेम रहता है तो आप बोलोगे कि वो सीक्वेंस क्या है, एक जीपी है, अदरवाइज वो सीक्वेंस जीपी नहीं है। एक एग्जांपल दे के बताता हूँ उसका, देखो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? यस सर, पावर सेम होनी चाहिए। वो रेशियो मतलब जो भी हम जिस रेशियो से हाँ हम वही उसको वही, बना रहे हैं वो थ्रू आउट सेम रहेगी ना। अगर मैं सपोज ही लेता हूँ, और रेशियो सेम नहीं हो तो जीपी नहीं है। हाँ फिर वो कॉमन, वो वॉयलेट हो गया ना डेफिनेशन को, इसलिए देखो लेट मी थिंक। अब मैंने तुमसे पूछा कि चेक वेदर दिस फोर टर्म्स फॉर्म जीपी और नॉट, यस सर, तो तुम क्या ए चेक करोगे? हमारा 5, पहले हम 10 को 5 से कॉमन रेशियो डिवाइड चेक किया, करेंगे। आंसर क्या आया? यस सर, 2, 20 को 10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 2, 60 को 20 से नहीं, डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 3। नॉट इक्वल टू 2। यस सर, तो ये जीपी नहीं है। यस सर, अच्छा अच्छा, क्लियर? यस सर, कोई डाउट यहाँ तक जितना किया आज? नो सर। एक बार हम क्विकली अपना वो देख लेते हैं कि हमारा आउटलाइन में क्या क्या है इसके अंदर, सो दैट वी डोंट लीव एनीथिंग इन चैप्टर में। जो हमने आउटलाइन डिसाइड किया स्टार्टिंग में उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज देयर, जीपी हो गया। लास्ट टर्म क्या होगा, ए आर एन माइनस वन, मतलब वो उसके लिए सर लास्ट टाइम तो वही हुआ। कोई भी जो देगा वो उसमें। तो ये हो गया है एन एट टर्म फ्रॉम द एंड, हम इसको ये टॉपिक बचता है अभी कराने के लिए, दिस इज रिमेन्स। उसके बाद हमारा सम का कंसेप्ट रह जाएगा, मतलब इसमें एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर इसके बाद, और फाइनली फिर विल बी मूविंग विद वट। अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया तुमने, ऐसे ही एक आएगा ज्योमेट्रिक मीन, फिर इसके भी पहले ये ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे कि ये क्या है, उसके बाद इनका रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है सर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। गो अगेन थ्रू द डेफिनेशन व्हाट इज द जीपी, उसमें जो हमने डिफाइन किया है कि उसमें क्या पैटर्न्स हैं उसको पढ़ो अच्छे से, उसमें जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब चीज़ों को देखो ध्यान से, सो दैट इफ़ यू फाइंड एनी डाउट एनी वेयर यू कैन टेक्स्ट मी एंड वी कैन डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास में भी। तो ये पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, हमने बहुत कम चीज़ें करी हैं पर ढंग से पढ़ो इसको जितना भी है कि ए पी और जी पी में क्या डिफरेंस है, और डू प्रॉब्लम्स एज मैनी प्रॉब्लम्स यू कैन एंड देन वी विल डिस्कस, वी विल मूव अहेड विद फॉर सम। जीपी में सम ओके का सर, क्या मीनिंग है हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, विल यस सर, देन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, थैंक यू सर।